बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें हमने डिस्कस करना है काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ग्रेजुअली इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर है या ओशंस टेम्परेचर है। जितना भी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल्स और वेस्ट या लैंडफिल वगैरह आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं बेसिकली ये अर्थ में जो है ये काम करती हैं ब्लैंकेट के तौर पे। ये वापस नहीं जाने देती हीट को एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हीट जो है ये अर्थ पे ही रहती है और अर्थ का टेम्परेचर जो है डे बाय डे इंक्रीज करता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की जब हम बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब यूज़ होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज़ होती है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सबब बनती है ग्लोबल वार्मिंग का और ये ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है। मीथेन जो है इसकी इमिशन की जब हम बात करते हैं तो मीथेन जो है ये भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होती है। प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कूल, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह में इसका रिलीज़ होता है। एग्रीकल्चर जो है ये भी एक सिग्निफिकेंट जो है सोर्स है मीथेन की इमिशन का, प्राइमली फ्रॉम लाइफ स्टॉक डाइजेशन और मैन्यूर मैनेजमेंट। लाइफ स्टॉक की डाइजेशन मैन्यूर मैनेजमेंट के दौरान भी मीथेन गैस जो है ये रिलीज़ होती है और लैंडफिल या वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान भी ये गैस जो है ये रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो गैस है ये भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, बायोमास बर्निंग से और फर्टिलाइजर के यूज़ से ये गैस जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये भी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर वगैरह से इमिट होते हैं और एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और ये फिर सबब बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। डिफोरेस्टेशन क्या है? ये कटिंग है ट्रीज़ की जब कटिंग की जाती है तो ट्रीज़ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अब्जॉर्प्शन में ये सिंक्स का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जब ट्रीज़ कम होते जाएंगे, ट्रीज़ की कटिंग होती जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में ही रहेगी और फिर ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस जो है इमिट होती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं जहाँ से फिर ये गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और मीथेन वगैरह रिलीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड वगैरह जो हैं ये भी यूज़ होते हैं और रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो ये भी जो हैं ये तमाम के तमाम फिर एटमॉस्फेयर में वापस जाते हैं और फिर ये हीट का सबब बनते हैं, अर्थ हीट का। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट या लैंडफिल। जब इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होती है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है लैंडफिल में तो ये भी बहुत ज़्यादा मीथेन गैस को जो है ये रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बहुत सारी जो एटम्स हैं जैसे कि वेस्ट एंड पैकेजिंग जो है ये जब रिसाइकल नहीं होते प्रॉपर्ली तो ये फिर ज़मीन के अंदर ही पड़े रहते हैं और जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है तो फिर ये मीथेन गैस को है जो रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो लाइव स्टॉक है स्पेशली काऊ वगैरह जब ये अपनी खुराक को डाइजेस्ट करती हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन होती है और मैन्यूर मैनेजमेंट होती है तो तब ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है मीथेन गैस। राइस क्रॉप जो है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मीथेन गैस जो है ये रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जब यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में तो ये भी नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल्स। हमें पता है जब व्हीकल्स जो हैं इनके इंजन्स में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एज अ रिजल्ट जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत सारी गैसेस जो हैं ये रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हमने पहले बात की कि जब ये बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल की तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है जो कि सबब बनती है ग्लोबल वार्मिंग का।
नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, जहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले जो मेंशन किया है राइज इन सी लेवल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो सी लेवल जो है, ग्लेशियर्स जो हैं ये मेल्ट होते हैं और सी लेवल जो है ये भी ज़्यादा होता जाता है। तो इस तरह से फिर सी लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें राइज हो जाता है, ये सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये जो लैंड है ये खुश्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये फिर ड्राफ्ट्स का सबब बनते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमें पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन की। तो जब ओजोन लेयर जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये भी अफेक्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी अफेक्ट हो रही है। तो जब ओजोन लेयर जो है यही इसकी डिप्लीशन हो रही है तो फिर ये जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है या अदर पॉपुलेशन है जो कि एग्जिस्ट करती है ज़मीन के ऊपर, वो भी फिर अफेक्टेड हो रही है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो जो ग्लोबल शिफ्ट जब होती है, क्लाइमेट जब चेंज होता है तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके हैबिटेट्स जो हैं ये लॉस हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं उनके अंदर जो उनका टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जब वो चेंज होता है तो फिर वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह से अगर उन्हें किसी दूसरी जगह पे भी अपना जो हैबिटेट है वो नहीं मिल पाता तो इस तरह से फिर वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है तो जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो भी अल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं, चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर की कमी होना, पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है लैंड पे। और इसी तरह से जितने भी ड्रिंकिंग वाटर है ये भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब प्रेसिपिटेशन होती है, फ्लड्स आते हैं, ड्राट्स हो जाते हैं, खुश्क साली हो जाती है या पानी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, रेनफॉल होना स्टार्ट होता है। तो जितने भी पानी के सोर्सेज हैं इनके अंदर जब दूसरा पानी यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर जो है ये भी फिर मुतासिर होता है और ये पीने के काबिल नहीं रहता। और जब अगर इसे यूज़ कर लिया जाए पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा इससे डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि हमारे पास इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ह्यूमन हेल्थ पे अगर इफ़ेक्ट की बात करें ग्लोबल वार्मिंग के, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ह्यूमंस में, क्योंकि ये जो है ये हीट स्ट्रोक वगैरह का, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सबब बनता है। स्पेशली उन पेशेंट में जिन्हें पहले ही अस्थमा या एलर्जीज वगैरह हैं उनके लिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा फिर इनके लिए जितने भी मरीज़ होते हैं अस्थमा के, एलर्जीज के या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह के, इनके लिए ये बहुत हार्मफुल होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में रहती हैं और फिर इन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जितनी भी हैं ये भी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू फीवर वगैरह, क्योंकि ये जो है जब वार्मर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है ये हॉट हो जाता है, तो जितनी भी ये सर्वाइवल और ट्रांसमिशन होता है कुछ पैथोजेंस का ये इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी अफेक्टेड होता है, तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो हैं ये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जितनी भी ये ओशन के अंदर रहने वाली या एक्वेटिक लाइफ जो है ये तमाम के तमाम ये भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती हैं। जब टेम्परेचर चेंज होगा, इवन छोटी सी भी चेंजिंग होगी इसमें टेम्परेचर में, तो जो लाइफ है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उनके जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, रिप्रोडक्शन या ओवरऑल फिटनेस जो है ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। वार्मर टेम्परेचर जो है इसकी वजह से ब्लूम्स बन जाते हैं पानी में, जिसकी वजह से जितनी भी ये लाइफ है एक्वेटिक लाइफ ये फिर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये फिर मरना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कंट्रोल की बात करें कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए, ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। और फिर इसमें दूसरी जो हम कर सकते हैं इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए वो ये है कि हमें 3R को अपनाना चाहिए, यानी कि रीसाइकल, रीयूज़ वगैरह चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम चीज़ों को रीसाइकल या रीयूज़ नहीं करते तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट जब डिकम्पोज होता है तो मीथेन गैस जो है ये
खारिज होती है, जो कि फिर ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। तो इस तरह से जितने भी ये पेपर वगैरह हैं और या फिर जितने भी ये प्लास्टिक वगैरह इन्हें हमें रीयूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काबू पा सकते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।